एनसीईआरटी दी थी ना, मेंस की पीवाईक्यू बोले थे शायद, चालू कर दो। मेंस की पीवाईक्यू में दिक्कत आ रही होगी, आ रही है ना? मेंस की पीवाईक्यू का डिस्कशन अपन रख लेंगे, परसों रखता हूँ मैं, क्लासेस के बाद, है ना? मतलब समझे, छुट्टी होगी 2 बजे के बाद, उस टाइम पे अपन मेंस का डिस्कशन रखेंगे ना। 2-4 दिन में निपटा सकते हो निपटा लो फिर अपन। और ठीक है, कल आज शायद फिजिक्स की क्लास है, विजन क्लास है, स्टैटिक का, जिसने भी नहीं पढ़ा अभी तक का। कितने बजे से बोला सर ने? 2:30 बजे से बोला ना? बोला नहीं कि 2:30 बजे से आज रिवीजन क्लास है स्टैटिक का, जिसने भी नहीं पढ़ा हो, बेसिक से होगा। वही लोग अटेंड करें जिस लोगों ने क्लास नहीं ली थी या जिनकी क्लासेस छूट गई होंगी, पेपर पर होगा जो भी, ठीक है ना? सिमिलरली कल मैथ्स की हो जाएगी, फिर केमिस्ट्री की हो जाएगी, ठीक है? ठीक है, चलो आज अपन आगे पे चलते हैं। पेपर अपन डिस्कस कर लेंगे, थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, 2 दिन हो गए। आगे चले, तो क्या क्या सीख लिया था अभी तक अपन ने? तो किसी भी मैट्रिक्स का हम लोगों ने ट्रांसपोज निकालना सीख लिया था। फिर हम लोगों ने देखा था कोई भी मैट्रिक्स सिमेट्रिक कब होता था और स्क्यू सिमेट्रिक कब होता था। सिंपली क्या करते थे, उस मैट्रिक्स का क्या ले लेते थे, ट्रांसपोज। अगर वही निकल के आ जाए तो क्या होता था, सिमेट्रिक, और अगर उसी का नेगेटिव निकल के आ जाए तो क्या होता था, स्क्यू सिमेट्रिक। उसके बेसिस पे हमने कुछ क्वेश्चंस भी सीखे थे। चलो आगे चले, ठीक है? तो आज की क्लास थोड़ी सी गंदी होगी, थोड़ा सा झेल लेना, ठीक है? आज हम लोग पढ़ रहे हैं सम स्पेशल मैट्रिसेस। बात कम करो। सम स्पेशल मैट्रिसेस, ठीक है? इसमें सबसे पहला अपना होगा निलपोटेंट मैट्रिक्स। पहला मैट्रिक्स अपना कौन सा होगा, निलपोटेंट मैट्रिक्स। बात नहीं, ठीक है? तो निलपोटेंट मैट्रिक्स बेसिकली वो मैट्रिक्स होते हैं where a to the power n is equal to null matrix, where n is called index, where n is called index of nilpotent matrix. अगर कोई मैट्रिक्स इस रिलेशन को सेटिस्फाई करता है, उस मैट्रिक्स को हम लोग क्या नाम देते हैं, निलपोटेंट मैट्रिक्स नाम देते हैं, ठीक है? n कुछ भी हो सकता है, 1 2 3 4, ऑब्वियसली इंटीजर होगा। एक एग्जांपल देखते हैं। एग्जांपल के तौर पर अगर मैं ये ले लूं 2 - 2 - 4 1, check if a is nilpotent or not, check if a is nilpotent or not। तो कैसे करें? बिल्कुल, ये अगर a है और अगर हमें ये चेक करना है कि nilpotent है या नहीं, तो देखो अगर ये nilpotent होगा तो क्या होगा, या तो a स्क्वायर नल आएगा या a क्यूब नल आएगा। समझ में आ रहा है? तो सिंपली क्यों ना मैं a स्क्वायर के लिए चेक कर लूं। a स्क्वायर दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन, याद है कैसे करते थे, 2 - 4 1 माइनस का कितना 2, तो इसका डॉट इसके साथ कितना आएगा, 4 माइनस का 4 कितना आएगा 0, इसका डॉट इसके साथ -8 + 8 कितना आएगा 0, इसका +2 - 2 कितना आएगा 0, इसका -4 + 4 कितना आएगा 0। Therefore a is nilpotent of index x कितना 2, a is nilpotent of index कितना 2, क्योंकि a का स्क्वायर नल आ गया ना, का स्क्वायर तुम्हारा क्या आ गया, नल। थोड़ा सा आया हो, है ना? अब इसमें एक चीज ध्यान रखना, इंडेक्स ऑफ
a nilpotent matrix index of a nilpotent matrix always lesser than or equal to order of A. Index of a nilpotent matrix is always lesser than or equal to order of A. इसका मतलब क्या है? तो क्या है? किसी भी nilpotent मैट्रिक्स का जो इंडेक्स वैल्यू आएगी वो उसके ऑर्डर के या तो छोटी होगी या बराबर होगी, उससे बड़ी नहीं जा सकती, उससे बड़ी नहीं जा सकती। जैसे सोचो इस वाले ए का ऑर्डर कितना था 2x2, तो अगर इसको nilpotent होना था तो ए स्क्वायर तक ही हो जाएगा। ऐसा नहीं हो सकता कि भाई ए स्क्वायर पे नल ना आए और ए क्यूब पे नल आ जाए, ऐसा नहीं हो सकता। जरा सोचो ये जरूरी क्यों है? क्योंकि मान लो अगर मैंने तुम्हें मैट्रिक्स दिया होता, लेट्स सपोज कोई भी एक रैंडम सा देता 3 - 1 2 0, मान लो मैंने तुमसे कहा होता कि भाई चेक करो कि ये nilpotent है कि नहीं, तो तुम क्या करते? तुम ए स्क्वायर निकालते। मान लो ए स्क्वायर नल नहीं आता, बट तुम्हें पता है कि भाई nilpotent कौन सा होता है जिसमें a to the power n क्या होता है? नल होता है। तो तुम्हें लगा चलो भाई स्क्वायर पे नल नहीं आया तो क्यूब पे चेक करते, हो सकता है क्यूब पे भी नल नहीं आता, फिर 4 पे चेक करते। क्वेश्चन उठता है ऐसा कब तक चेक करते रहते? है ना? इसीलिए इसका काम आएगा। अगर किसी भी मैट्रिक्स का जो भी ऑर्डर होगा तो अगर वो nilpotent अगर होना है तो उसके ऑर्डर से ज्यादा तुम्हें चेक नहीं करना। मींस अगर कोई 3x3 का मैट्रिक्स है, अगर कोई 3x3 का मैट्रिक्स है तो तुम्हें मैक्स टू मैक्स कहां तक चेक करना पड़ेगा? ए क्यूब तक। अगर ए क्यूब तक नल आ गया तो nilpotent होगा, तो पक्का वो nilpotent नहीं है। क्या बोल रहा हूं? नहीं चला गया? क्या? प्रॉपर्टीज की बात करते थोड़ा सा। प्रॉपर्टीज पहले बताओ, क्या किसी nilpotent मैट्रिक्स का इनवर्स एग्जिस्ट करेगा? क्या किसी nilpotent मैट्रिक्स का इनवर्स एग्जिस्ट करेगा कि नहीं करेगा? पहले तो याद करो, किसी भी मैट्रिक्स का इनवर्स एग्जिस्ट कब करता था? जब उसका डिटरमिनेंट क्या होता था? नॉन जीरो, अभी उसका इनवर्स एग्जिस्ट करता था। तो क्वेश्चन ये है कि क्या किसी nilpotent मैट्रिक्स का इनवर्स एग्जिस्ट करेगा कि नहीं करेगा? जरा सोचो, अगर a की पावर n अगर क्या है? नल है। अगर a की पावर n क्या है? नल है, तो क्यों ना मैं दोनों से डब्बा ले लूं? के ले लूं तो डब्बा, डब्बा ऑफ नल मैट्रिक्स, डब्बा ऑफ नल मैट्रिक्स कितना आता है? 0। और ये क्या लिखा है? ए, ये सोचो क्या लिखा है? बहुत सारे ए मल्टीप्लाई में उसका डब्बा। और याद करो डिटरमिनेंट को हम लोग हर एक में ट्रांसफर कर सकते हैं। ये क्या बनेगा? डब्बा ऑफ ए टू द पावर n इक्वल टू कितना? 0। देयरफॉर डब्बा ऑफ ए इज इक्वल टू कितना? 0। क्या कह सकते हैं? दैट अ nilpotent मैट्रिक्स ऑलवेज, सिंगुलर की नॉन सिंगुलर? nilpotent मैट्रिक्स इज ऑलवेज सिंगुलर। एक nilpotent मैट्रिक्स हमेशा एक सिंगुलर मैट्रिक्स ही होगा। इस किसी भी nilpotent मैट्रिक्स का इनवर्स तुम्हारा एग्जिस्ट नहीं करेगा। दोनों साइड हमने सिंपली डब्बा ले लिया, याद है? एन और डब्बा से बन जाएगा, नहीं आएगा? बताएगी आए पक्का? अच्छा, अगली प्रॉपर्टी समझने की कोशिश करना। a to the power m will be also null for all m greater than or equal to n। मान लो अगर कोई मैट्रिक्स nilpotent होता ऑफ इंडेक्स 3, मान लो अगर कोई मैट्रिक्स nilpotent होता ऑफ इंडेक्स कितना? 3। जरा सोचो a की पावर 4 कितना आता? a की पावर 4 कितना लिख सकते हैं? a क्यूब इंटू कितना? a, और a क्यूब कितना है? नल। तो नल इंटू एनी मैट्रिक्स कैसा होता? नल ही होता। a की पावर 5 का क्या लिखते? a की पावर 4 इंटू कितना? a, और a की पावर 4 क्या आ चुका? नल इंटू a, ये भी कितना होता? नल।
मीन्स अगर मैं कोई भी पावर अगर ए पे चढ़ाऊंगा तो वो भी सोचो कैसा होगा, नल। बशर्ते ये जो पावर होगा वो तुम्हारा क्या हो, 3 या 3 से कैसा हो, ज्यादा, है ना। तो इस ए टू द पावर एम भी क्या होगा, नल फॉर ऑल एम ग्रेटर देन इक्वल टू कितना, एन। चले, क्या है, नहीं आया। अगला देखना, अगर मैं एक, ठीक है, क्या क्या होगा असल में, अगर मैं एक जनरल 2x2 का निलपोटेंट मैट्रिक्स निकालना चाहूं ऑफ इंडेक्स 2, ऑफ इंडेक्स कितना, 2, थोड़ा अच्छा होगा। हमें एक जनरल 2x2 मैट्रिक्स फाइंड करना है जो कि निलपोटेंट हो, ऑफ इंडेक्स कितना, 2, जनरल। तो अगर कोई मैट्रिक्स निलपोटेंट ऑफ इंडेक्स 2 तो क्या लिख सकते हैं, ए का स्क्वायर क्या होगा, नल, मानते हो। और चूंकि ए एक जनरल मैट्रिक्स है, मैं एबीसीडी मान लू, और ए का स्क्वायर कितना आना चाहिए, नल। तो ये बनता कुछ, मैंने क्या कर दिया, का स्क्वायर कैसा आना चाहिए था, नल। ए मैंने ये माना तो ए इंटू ए कितना हो जाएगा, नल मैट्रिक्स। अब इक्वेशन फॉर्म कर ले, दिस डॉट दिस कितना आता बताओ, ए स्क्वायर प्लस का कितना, बी सी, ये कितना आएगा, 0। दिस डॉट दिस कितना आएगा, ए बी प्लस बी डी कितना आएगा, 0। दिस डॉट दिस कितना आएगा, सी प्लस सी डी कितना आएगा, 0। दिस डॉट दिस कितना आएगा, सी प्लस डी स्क्वायर कितना आएगा, 0। अब इन चारों इक्वेशन में ध्यान देना, ये दो इक्वेशन बहुत अच्छे हैं। देखो इसमें से अगर मैं बी कॉमन लूं, बी कॉमन लूंगा तो कितना आएगा, ए प्लस का डी इक्वल टू कितना, 0। और इन दोनों में से मैं सी कॉमन लूंगा तो कितना आएगा, ए प्लस का कितना, डी इज ऑल्सो इक्वल टू कितना, 0। ठीक है, और करना, देखो ए प्लस डी यहां भी है, ए प्लस डी यहां भी है, तो मैं केसेस बनाने वाला हूं इन ए प्लस डी। जरा सोचो यहाँ ए प्लस डी में अगर मैं केसेस बनाना चाहूं तो क्या बनाऊंगा, दिस इंटू ए प्लस डी 0 है, ए प्लस डी क्या क्या हो सकता है, या तो ए प्लस डी 0 हो सकता है, या तो ए प्लस डी 0 नहीं हो सकता। तो दो केस बताओ क्या बनेंगे, या तो ए प्लस डी 0 होगा, या ए प्लस डी 0 नहीं होगा। ए प्लस डी 0 नहीं होता, या ए प्लस डी 0 होता। वो केस किससे बनाए, उस चीजें बनाए जो दो बार दिख रहा है मेरे को। अब जरा इस पर गौर करो, अगर a प्लस डी 0 नहीं है, मान लो अगर a प्लस डी 0 नहीं है, लेट सपोज 1 होता, तो b इंटू 1 कितना है, 0। तो अगर a प्लस डी 0 नहीं है तो सोचो b को कैसा होना पड़ेगा, 0। और अगर a प्लस डी 0 नहीं है तो c को कैसा होना पड़ेगा, 0। तो अगर a प्लस डी 0 नहीं होता तो b पक्का क्या होता, 0, c पक्का क्या होता, 0। तो इन दो इक्वेशन का तो यूज हमने कर लिया। बची कौन सी दो इक्वेशन जिनका यूज अभी तक हमने ना किया, इसका और इसका। तो अगर सोचो बी और सी 0 हो चुका, अगर बी और सी क्या हो चुका है, 0, ए का स्क्वायर भी कितना आएगा, 0, का स्क्वायर भी कितना आएगा, 0, इस ए कितना आएगा, 0। और बी और सी अगर 0 हो चुके हैं तो डी स्क्वायर भी कितना आएगा, 0, भी कितना आएगा, 0। यहां से सोचो जो सॉल्यूशन निकल के आया वो क्या निकल के आया, a0, b0, c0 और d0। क्वेश्चन ये है कि क्या ये सॉल्यूशन एक्सेप्टेबल है कि इसको हम डिस्कार्ड करते हैं, क्या ये सॉल्यूशन एक्सेप्टेबल है कि हम डिस्कार्ड करते हैं, डिस्कार्ड करते हैं, क्यों, कि जरा सोचो हमने केस माना क्या था कि a प्लस डी मिलकर 0 नहीं होनी चाहिए, तुमने केस माना था। बट यहां अगर तुम गौर करोगे तो a और d दोनों क्या आ गए, 0, का सम कितना आ गया, 0। यहां तो हमने माना था कि भाई a प्लस डी 0 नहीं होगा। ये जो सॉल्यूशन तुम्हारा आया, ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, क्या था करने ना, होंगे तुम लोगों ने मॉड्यूलस में याद करो, केसेस बनाते थे, सॉल्यूशन आता था, फिर चेक करते थे कि वो उस केस में फॉल कर रहा है कि नहीं कर रहा, नहीं फॉल करता तो डिस्कार्ड कर देते थे।
यहां से देखना, अगर a प्लस डी जीरो है, और करना अच्छा, अगर a प्लस डी जीरो है, सोचो अगर ये जीरो हो गया, अगर ये कैसा हो गया जीरो, तो b इंटू जीरो कितना है जीरो, तो सोचो b कुछ भी हो सकता है, बोलो, b इंटू ए प्लस डी कितना है जीरो, और a प्लस डी कैसा है जीरो, तो सोचो a प्लस डी अगर जीरो हो गया तो c कुछ भी हो सकता है, बोलो है ना, b और c सोचो कुछ भी हो सकते थे। तो ऐसे केसेस में ध्यान देना क्या होगा, हम लोग क्या करेंगे, लेट कर लेंगे, लेट a इज इक्वल टू सम लैम्डा एंड b इज इक्वल टू सम म्यू, a इज इक्वल टू कितना सम लैम्डा एंड b इज इक्वल टू कितना सम म्यू। अब d की वैल्यू मैं क्या लिख सकता हूं माइनस ए, d की वैल्यू मैं क्या लिख सकता हूं माइनस का a, बनेगा माइनस का कितना लैम्डा, और c की वैल्यू देखो यहां से लिख दो मैं, b इंटू सी कितना होगा ए स्क्वायर, b इंटू सी कितना होगा ए स्क्वायर, बोलो, और b कितना है म्यू, a कितना है लैम्डा, तो c कितना आएगा, c कितना आएगा लैम्डा स्क्वायर बाय कितना म्यू, माइनस ए स्क्वायर आएगा, सॉरी आएगा माइनस का ए स्क्वायर, आएगा माइनस का लैम्डा स्क्वायर बाय कितना म्यू। यहां से सोचो जो सॉल्यूशन निकल के आया ए बी सी डी का, वो क्या आया, ए कितना आया लैम्डा, बी कितना आया म्यू, डी कितना आया माइनस लैम्डा, और सी कितना आया माइनस लैम्डा स्क्वायर बाय कितना म्यू। दिस इज कॉल्ड अ जनरल 2x2 nilpotent मैट्रिक्स ऑफ इंडेक्स 2। वैसे यहां पे तुम अगर लैम्डा और म्यू बदलोगे, लैम्डा और म्यू बदलते चलो, तुम्हें डिफरेंट डिफरेंट nilpotent मैट्रिक्स देता जाएगा। तो यहाँ लैम्डा 1 रखो, म्यू 2 रखो, लैम्डा 4 रखो, म्यू 5 रखो, यहाँ लैम्डा म्यू चेंज करो तो तुम्हें डिफरेंट डिफरेंट nilpotent मैट्रिक्स मिलते जाएंगे। इसके मोर यूज के इसमें देखने कुछ ऐसा आता है, A is a nilpotent matrix of index 2. A is a nilpotent matrix of index 2। मान लो स्टेटमेंट दिया है, स्टेटमेंट 1, ट्रेस ऑफ A ऑलवेज इक्वल टू 0। स्टेटमेंट 2, determinant of A is always equal to 0। Statement 3,
Product of all integral entries. Product of all integral entries of A is a perfect square. The perfect square. मान लो ये तीन पूछा होता है, इसमें से कौन सा सही है गलत है। ठीक है, देखना इस बार उसने ए फिक्स नहीं किया, उसने कहा ए भाई कोई भी निलपोटेंट मैट्रिक्स हो सकता है जिसका इंडेक्स कितना हो 2 हो, कोई भी। तो हमें एक जनरल निलपोटेंट मैट्रिक्स की जरूरत पड़ेगी, और देखो एक जनरल निलपोटेंट मैट्रिक्स हमें पता है कुछ ये होगा। हम उन सारी चीजों को इस वाले मैट्रिक्स में चेक करें, तो पहला स्टेटमेंट ट्रू होगा फॉल्स। तो अगर कोई भी जनरल 2x2 का निलपोटेंट मैट्रिक्स है तो उसका ट्रेस देखो कैसा है, हमेशा 0। ट्रेस हमेशा कैसा होगा, 0। पहला स्टेटमेंट पक्का कैसा आएगा, ट्रू। उस मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट 0 होगा, ट्रू या फॉल्स। ये अभी हमने बात किया था, एक निलपोटेंट मैट्रिक्स का हमेशा डब्बा कैसा होता है, 0। वो हमेशा कैसा होता है, सिंगुलर। ये स्टेटमेंट देखो ट्रू आना ही है। तुम यहां से भी चेक कर सकते हो, अगर मैं इसका डिटरमिनेंट निकालूं, अगर मैं इसका डब्बा निकालूं तो देखो कितना आएगा, दिस इनटू दिस ऑफ ए कितना आएगा, माइनस का लैम्डा स्क्वायर माइनस दिस इनटू दिस, देखो म्यू से म्यू कटता, माइनस से माइनस कटता, प्लस का कितना लैम्डा स्क्वायर। देखो यहां से भी कितना आ रहा है तुम्हारा, 0 ही आ रहा है। आना भी चाहिए था कि अगर ये निलपोटेंट है तो इसका डिटरमिनेंट 0 होना चाहिए। आ रहा है ना। तीसरा स्टेटमेंट बताओ, प्रोडक्ट ऑफ ऑल द इंटीग्रल एंट्रीज ऑफ ए इज अ परफेक्ट स्क्वायर। जितनी भी एंट्रीज ए में होंगी उन सबका प्रोडक्ट एक परफेक्ट स्क्वायर होगा। इन सबको आपस से मल्टीप्लाई करो, इन सबको आपस से मल्टीप्लाई करोगे, देखो म्यू से म्यू कटेगा, माइनस से माइनस कटेगा, कितना आता है, लैम्डा की पावर कितना, 4। और लैम्डा की पावर 4 तो जो परफेक्ट स्क्वायर होगा, क्योंकि इसने जो एंट्रीज बोली है वो कैसी बोली है, इंटीग्रल। इंटीग्रल अगर बोला है तो लैम्डा पक्का का इंटीजर होगा, इंटीजर की पावर 4 पक्का वो एक इंटीजर सॉरी परफेक्ट स्क्वायर होगा। ये भी तुम्हारा क्या होगा, ट्रू। क्या तो जो अगर तुम ये नहीं निकालते, क्या तुम इन क्वेश्चन के जवाब दे पाते, क्योंकि ये तो एक जनरल 2x2 का निलपोटेंट मैट्रिक्स है ना, हमें क्या पता। अरे मैं क्या बोल रहा हूं, तो बताया कैसे क्या, क्या क्या। आगे चले, सेकेंड होता है आइडम्पोटेंट मैट्रिक्स। आइडम्पोटेंट मैट्रिक्स, आइडम्पोटेंट मैट्रिक्स वो मैट्रिक्स होते हैं पे ए स्क्वायर इज इक्वल टू कितना, ए। वो मैट्रिसेस जहां पे ए स्क्वायर की वैल्यू क्या आती है, ए आती है, उस क्या नाम देते हैं, आइडम्पोटेंट मैट्रिक्स नाम देते हैं। ठीक है, देखो याद होनी चाहिए, क्वेश्चन ऐसे आते हैं कि भाई ए एक आइडम्पोटेंट मैट्रिक्स है तो बताओ क्या होगा, तुम्हें याद नहीं होंगे काम नहीं बनेगा। चलो, तो क्या तुम बता सकते हो ए का इनवर्स एग्जिस्ट करेगा कि नहीं करेगा। अगर ए एक आइडम्पोटेंट मैट्रिक्स अगर है, क्या उसका इनवर्स एग्जिस्ट करेगा कि नहीं करेगा, क्या कहते हो। तो किसी भी मैट्रिक्स का इनवर्स कौन डिसाइड करता है, उसका डिटरमिनेंट, उसका डिटरमिनेंट। तो क्यों ना मैं दोनों साइड डब्बा ले लूं, क्यों ना मैं दोनों साइड क्या ले लूं, डब्बा। तो ए स्क्वायर का डब्बा क्या होगा, डब्बा ऑफ ए का होल स्क्वायर। डब्बा ऑफ ए का होल स्क्वायर विल बी इक्वल टू कितना, डब्बा ऑफ ए। लो
तो डब्बा ऑफ ए का होल स्क्वायर विल बी इक्वल टू डब्बा ऑफ ए, तो यहां से डब्बा ऑफ ए की वैल्यू क्या क्या हो सकती है, यहां से डब्बा ऑफ ए क्या क्या हो सकता है, या तो 0 या तो कितना 1। ध्यान देना यहाँ पर ए के डिटरमिनेंट की दो वैल्यूज पॉसिबल है, या 0 या तो कितना 1। अगर 1 होगा तो इनवर्स एग्जिस्ट करेगा, बट अगर 0 होगा तो इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा। मींस एक आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स का इनवर्स एग्जिस्ट कर भी सकता है और नहीं भी कर सकता। तो बताया, थोड़ा बताया। देखो ये इंपॉर्टेंट है इसमें कि हम लोग सोच कैसे रहे, है ना, तब रट नहीं पाओगे, वैसे ये रट के नहीं बैठ पाओगे। तुम समझ में आना चाहिए कि भाई सीधा डिटरमिनेंट चाहिए तो दूसरा डब्बा ले लेते हैं, डब्बा लेते तो अपने आप समझ में आते हैं भाई, या तो डब्बा ऑफ ए 0 होगा या 1 होगा। बोलो। इसमें अगला केस देखना, मान लो अगर डब्बा ऑफ ए 1 हो गया, मान लो अगर डब्बा ऑफ ए क्या हो गया 1। सोचो जैसे ही डब्बा ऑफ ए अगर हमें 1 पता चलेगा तो हमें एक चीज पता है क्या, याद करो किसी भी मैट्रिक्स का डब्बा अगर नॉन जीरो अगर हमें पता चल जाए तो इससे हमें क्या पता चल जाता है, इसका इनवर्स एग्जिस्ट कर रहा है। और अगर इसका इनवर्स एग्जिस्ट कर रहा है तो उसको हम लोग कहीं भी यूज कर सकते हैं, तो उसका हम लोग कहीं भी यूज कर सकते हैं, तो ए स्क्वायर इक्वल टू क्या था ए। तो क्यों ना मैं ए इनवर्स से प्री मल्टीप्लाई कर दूं, हम ए इनवर्स से क्या करते थे प्री मल्टीप्लाई, और जैसे प्री मल्टीप्लाई करते ये कितना बनता आई, यहां से ए इक्वल टू कितना निकल के आता आई। क्या समझ में आ रहा है, क्या समझ में आया कि वो आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स जिसका डिटर्मिनेंट 1 है वो सिर्फ आई ही हो सकता है, हाँ? वो आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स जिसका डिटर्मिनेंट 1 है वो इकलौता सिर्फ आई ही हो सकता है। मींस बाकी जितने भी आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स होंगे, बाकी जितने भी आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स होंगे उन सब का डब्बा कितना होगा 0 ही होगा। मींस चलाना, इसका मतलब ये है आई इज द ओनली, आई इज द ओनली नॉन सिंगुलर idempotent matrix. I is the only non-singular idempotent matrix. बाकी जितने भी idempotent matrix होंगे सबके सब कैसे होंगे, सिंगुलर होंगे। अच्छा क्या तुम ऐसे एक आधा मैट्रिक्स जानते हो जिनका स्क्वायर करने पे वो खुद आ जाए, एक आधा मैट्रिक्स क्या तुम जानते हो जिनका स्क्वायर करने पे वो खुद आ जाए। तो एक आई होता है, आई का स्क्वायर कितना होता है आई, और एक नल होता है बिल्कुल सही का, नल का स्क्वायर भी कितना होगा नल, है ना। तो चलाओ, थर्ड प्रॉपर्टी, व्हाट अबाउट ए टू द पावर एन। अगर ए एक आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स है, ए टू द पावर एन के बारे में क्या कहोगे। जैसे ए स्क्वायर ए है, ए स्क्वायर कितना है तुम्हारा ए है, ए क्यूब, ए क्यूब को क्या लिख सकते हैं ए स्क्वायर इंटू कितना ए, और ए स्क्वायर खुद कितना है ए, वापस से क्या हो जाएगा ए इंटू ए, और ए इंटू ए स्क्वायर वापस से कितना बन जाएगा ए क्यूब भी कितना आएगा ए की पावर 4 कितना आएगा, ये कितना आता है ए क्यूब इंटू ए आता, और ए क्यूब भी कितना आ गया ए इंटू ए स्क्वायर, और वो भी कितना है ए है। हर ए टू द पावर एन तुम्हारा क्या बन जाएगा ए बन जाएगा। हमारा
मान लो अगर क्वेश्चन होता इफ ए इज एन आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स, ए इज एन आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स, ठीक है, देन if I I प्लस ए और कितना 100 बाई आई प्लस ए टू दी पावर कितना 100, तो मुझे बताओ क्या हम यहाँ पर आई प्लस ए की पावर 100 का बाइनोमियल एक्सपांशन लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते? क्या हम लोग आई प्लस ए की पावर 100 का बाइनोमियल एक्सपांशन लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते? याद करो मैथमेटिकल आइडेंटिटीज कब यूज हम कर सकते थे? जब वो ओवर मल्टीप्लीकेशन कैसे हो, कम्यूटेटिव। और यहां पर जो दो मैट्रिक्स हमें गिवन है ए और आई, यहां पर जो दो मैट्रिक्स हमें गिवन है ए और आई, ये सोचो ओवर मल्टीप्लीकेशन कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को फॉलो करते थे। therefore we can use mathematical identities। क्या क्या बोल रहा हूं? तुम यहां पर कोई भी मैथमेटिकल आइडेंटिटी यूज कर सकते हो, और अगर हम कोई भी मैथमेटिकल आइडेंटिटी यूज कर सकते हैं तो बाइनोमियल एक्सपांशन भी तो काइंड ऑफ एक मैथमेटिकल आइडेंटिटी होता था, तो उसका भी हम लोग यूज कर सकते थे। तो उसका यूज कैसे करते बताओ? तो a प्लस आई की पावर 100, a प्लस आई की पावर कितना 100, कितना बनेगा? तो पहले क्या बनेगा, i की पावर 100 और i की पावर 100 i होगा। अगला कितना बनेगा 100c1 इंटू कितना a की पावर 1। अगला 100c2 इंटू कितना a का स्क्वायर। ये चल रहा है, मैं i नहीं लिख रहा, कि i इंटू a भी तो a ही होगा ना, मारा नहीं आ रहा। 100c2 a का स्क्वायर, 100c3 a का क्यूब, अब तो कितना आएगा, कितना आएगा a टू द पावर कितना 100। अगर सोचो a एक आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स है, अगर a एक आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स है, तो a स्क्वायर a क्यूब सबके सब क्या बन जाते, a बन जाते, ये सबके सब a तो बनते, ये भी a, ये भी a, ये भी a बनता। सोचो यहां भी क्या लिखा है a, यहां भी क्या लिखा है a, यहां भी क्या लिखा है a, तो इन सब में से मैं a कॉमन ले सकता हूं, तो एक क्या बचता तुम्हारा i, क्या बचता तुम्हारा i, और बाकी इन सब से क्या निकल के आता a, और यहां से क्या बचता 100c1, यहां से क्या बचता 100c2, लास्ट से क्या बचता 100c100। अब बाइनोमियल याद है, याद करो 100c1 100c2 अप टू 100c100, इसका सम कितना आता है 2 टू द पावर 100। अगर सारे टर्म्स होते तो, बट कौन सा टर्म मिसिंग है 100c0, का सम कितना आएगा 2 टू द पावर 100 माइनस का 1। बाइनोमियल पढ़ा हो तुमने, आइडेंटिटी हमने बाइनोमियल की वाली यूज की, कौन सी वाली यूज की, nc0 प्लस nc1 प्लस nc2 अप टू कितना ncn, सबका सम कितना होता है 2 टू द पावर n। इसमें एक nc0 वाला टर्म मिसिंग है ना, याद है ना? हाँ, ठीक है? हाँ, आगे चले, क्या प्रयोग है? आ रहा है कुछ, आ रहा है?
अगले लिखना, अगर मैं एक जनरल 2x2 आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स फॉर्म करूं, मान लो अगर हमें जनरल 2x2 आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स निकालना हो, कैसे करते हैं? वापस से, अगर एक जनरल आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स है तो ए का स्क्वायर कितना होगा? ए होगा। और चूंकि जनरल की बात चल रही है तो एबीसीडी मान ले, ए का स्क्वायर एबीसीडी इंटू कितना? ए बी स्क्वायर होगा, ए कितना होगा? वापस से इक्वेशंस फॉर्म कर ले, दिस डॉट दिस कितना आएगा? ए स्क्वायर प्लस का कितना? बी सी कितना? ए, दिस डॉट दिस, भाई बी कॉमन ले लू, ए प्लस का कितना? डी, बी, दिस डॉट दिस, बी कॉमन ले ले, टाइम्स का कितना? ए प्लस का डी, सी, कितना था? बी सी प्लस का कितना? डी स्क्वायर, डी। वापस से ध्यान देना, कभी भी तुम्हें अगर जनरल 2x2 मैट्रिक्स अगर निकालनी हो, हमेशा ये जो बीच की दो इक्वेशन होती है अच्छी होती है, क्योंकि इन दोनों में तुम्हें क्या मिलेगा? ए प्लस डी मिलेगा। तो हमेशा केसेस ए प्लस डी में बनाने की कोशिश क्या करो, हमेशा केसेस ए प्लस डी में बनाने की क्या करो। अब बताओ यहां मैं केस बनाऊं क्या? दिस इंटू दिस बी है, तो सोचो ए प्लस डी क्या क्या हो सकता है? या तो ए प्लस डी वन होता, या ए प्लस डी वन नहीं होता। तो पॉसिबिलिटी है, दो पॉसिबिलिटी हम लोग क्या बना रहे हैं, या तो ए प्लस डी वन नहीं होगा, या तो ए प्लस डी वन होगा। अब जरा गौर करना, बाद में छाप लेना। अगर ए प्लस डी मान लो वन नहीं है, लेट्स सपोज ए प्लस डी वन नहीं है, तो लेट्स सपोज टू होता, लेट्स सपोज ए प्लस डी टू होता, तो सोचो टू बी इक्वल टू कितना? बी, बी कितना आएगा? तो अगर ए प्लस डी वन नहीं है, लेट्स सपोज कुछ देर के लिए टू मान लो, तो टू इंटू बी इक्वल टू बी कब हो सकता है? तो बी कितना हो? जीरो। टू इंटू सी इक्वल टू सी कब हो सकता है? सी कितना हो? जीरो। तो अगर ए प्लस डी सोचो वन नहीं है, तो मैं कंफर्म क्या कह सकता हूं? बी कितना होगा? जीरो, बी कितना होगा? जीरो, है ना? आया। और अगर सोचो बी और सी जीरो हो गए, तो ए स्क्वायर इक्वल टू कितना आएगा? ए स्क्वायर इक्वल टू कितना आएगा? ए। यहां से ए कितना आएगा? ए कितना आएगा? प्लस माइनस का वन, तो ए कितना आएगा? जीरो वन, कितना आएगा? जीरो और वन। बी और सी जीरो है, तो डी स्क्वायर इक्वल टू कितना आएगा? डी स्क्वायर इक्वल टू कितना आएगा? डी। यहां से डी क्या आएगा? जीरो वन। बताओ यहां पर ए बी सी डी के हम कितने मैट्रिसेस बना सकते हैं? ए बी सी डी का यूज करके हम कितने डिफरेंट मैट्रिक्स फॉर्म कर सकते हैं? ए की दो वैल्यूज है, डी की दो वैल्यूज है, कितने मैट्रिक्स फॉर्म होंगे? कायदे से देखो चार होने चाहिए, क्योंकि ए को बनने के दो तरीके, डी को बनने के दो तरीके, बी और सी को बनने का एक एक तरीका, कायदे से चार होने चाहिए। तो हमारा वो चार कौन से? जब ए और डी दोनों जीरो हो जाए, जब ए और डी दोनों क्या हो जाए? जीरो। देखो ये तो हमेशा जीरो है, ए और डी दोनों क्या हो जाए? जीरो। एक बार दोनों क्या हो जाए? वन। एक बार ए जीरो डी वन, एक बार ए वन और डी जीरो, ये चार है ना? लेकिन मैं कह रहा हूं इसमें से दो सॉल्यूशन डिस्कार्ड होंगे। कौन से दो? जिसमें सोचो ए प्लस डी वन हो रहा होगा। देखो इसमें ए प्लस डी कितना है? वन। इसमें भी ए प्लस डी कितना है? वन। और चूंकि हमने केस क्या माना था कि ए प्लस डी तुम्हारा वन नहीं हो सकता, therefore these two are discarded। है ना? यहां से अपन को कितने सॉल्यूशन मिले? दो सॉल्यूशन। और देखो ये जो दो सॉल्यूशन है ये आने भी चाहिए थे। ये क्या लिखा है? नल मैट्रिक्स आना चाहिए था। ये क्या लिखा है? आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ये भी आना चाहिए था। क्या आई स्क्वायर कितना होता है? आई। और जीरो स्क्वायर भी कितना होता है? मतलब नल का स्क्वायर भी कितना होता है? नल।
मीन्स पक्का है जो जनरल मैट्रिक्स आएगा वो कहां से आएगा, यहां से आएगा। ये तो सोचो कुछ पर्टिकुलर सॉल्यूशंस दिए ना, जो जनरल सॉल्यूशन होगा वो ये वाला केस देगा। और जनरल वाले सॉल्यूशन में सिंपली क्या किया करो, ए को मान लिया करो लैम्डा और बी को मान लिया करो म्यू। एट ए इज इक्वल टू कितना लैम्डा और बी इज इक्वल टू कितना म्यू। अब सी और डी को लैम्डा और म्यू के टर्म में लिख दो। तो डी कितना आएगा बताओ, कितना आएगा 1 माइनस का लैम्डा, डी कितना आएगा 1 माइनस का ए और ए कितना था लैम्डा। और सी की वैल्यू यहां से निकाल लें, चलो बी इंटू सी, बी इंटू कितना सी, बोलो कितना था ए माइनस का कितना ए स्क्वायर इक्वल टू लैम्डा माइनस का लैम्डा स्क्वायर बाय कितना म्यू। Therefore, a general 2 cross 2 idempotent matrix will be a form इसका यही वाला पार्ट बस सबसे कठिन है। पहला पार्ट अगर तुमने डाल लिया तो बाकी तो बहुत। आ रहा है नहीं आ रहा, तो रही क्या। अब इसमें देखना क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है। A is a 2 cross 2 idempotent matrix. A is a 2 cross 2 idempotent matrix. स्टेटमेंट 1 दिया है, trace of A can be either 0 or 2 or 1. Statement 2, if ठीक है ठीक है, if w of A is equal to 0, if w of A is equal to 0, this implies that trace of A is equal to 1. Statement 3, product of all integral entries of A is a perfect square. बताओ कौन कौन सा स्टेटमेंट, पहला स्टेटमेंट बताओ ट्रू है कि फॉल्स है अच्छे से। इसने क्या कहा कि भाई ट्रेस ऑफ ए या तो 0 होगा या 2 होगा या 1 होगा। अब देखो यहां पे हमने सारे पॉसिबल 2 क्रॉस 2 के आइडेंटिटी मैट्रिक्स फॉर्म कर लिए सारे। और धंधना 2 क्रॉस 2 के आइडेंटिटी मैट्रिक्स सिर्फ यही नहीं है, ये दो भी तो होंगे। देखो यहाँ पे ट्रेस कितना आ रहा है 0, यहाँ पे ट्रेस कितना आ रहा है 2, यहाँ ट्रेस कितना आ रहा है 1। तो अगर कोई आइडेंटिटी मैट्रिक्स है तो या तो उसका ट्रेस जो कितना होगा 2 होगा या 1 होगा या 0 होगा। तो बिल्कुल समझ तुम्हारा सही है, ये चला गया, ये तो हो सकते हैं ना। अगला बताओ, अगला स्टेटमेंट ट्रू है कि फॉल्स, अगला स्टेटमेंट ट्रू है कि फॉल्स। अगर डब्बा ऑफ ए 0 है तो ट्रेस ऑफ ए 1 होगा। इसका डब्बा देखो 0 है कि कैसा है, तो डब्बा निकालो, दिस इनटू दिस कितना आएगा लैम्डा इनटू 1 माइनस लैम्डा।
माइनस दिस इंटू दिस, म्यू से म्यू कटता, यहां से कितना था लैम्डा इंटू वन माइनस का लैम्डा, तो इसका डब्बा कितना है 0। देखो इसका डब्बा 0 है तो इसका ट्रेस कितना है 1, लेकिन ध्यान देना डब्बा 0 तो इसका भी था 0, इसका भी था, बट इसका ट्रेस कितना है 0। तो ये कहना कि अगर ए का डब्बा 0 है तो ए का ट्रेस 1 ही होगा, दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स। कर दिया ना, आ रहे हो ये सब, क्या रह गया लास्ट का, प्रोडक्ट ऑफ ऑल द एंट्रीज ऑफ ए इज अ परफेक्ट स्क्वायर। देखो इन सब का प्रोडक्ट कितना आएगा 0, जो कि परफेक्ट स्क्वायर होता है, इन सब का प्रोडक्ट भी कितना आएगा 0, जो कि परफेक्ट स्क्वायर होता है। इन सब का प्रोडक्ट तो देखो म्यू से म्यू कटता, लैम्डा स्क्वायर इंटू वन माइनस लैम्डा का होल स्क्वायर, तो इन सब का प्रोडक्ट करते तो कितना आता लैम्डा स्क्वायर इंटू कितना वन माइनस लैम्डा का कितना होल स्क्वायर। और अगर सारी इंटीग्रल एंट्रीज अगर होंगी तो सबका प्रोडक्ट देखो बिल्कुल यहां भी क्या आएगा, एक परफेक्ट स्क्वायर आएगा। दिस स्टेटमेंट इज ट्रू। नहीं चल रहा ना, आ रहा है सब, आ रहा है ना। आगे ठीक ना, तीसरा मैट्रिक्स इनवॉलेंट्री, इनवॉलेंट्री मैट्रिक्स। इनवॉलेंट्री मैट्रिक्स वो मैट्रिक्स होते हैं ए स्क्वायर इक्वल टू कितना आई, those matrices which satisfies this relation are said to be involuntary matrices। ए स्क्वायर की वैल्यू कितनी आती है अपनी आई आती है। तो बताओ इसमें मैं एक स्टेटमेंट लिख रहा हूं, ए मैट्रिक्स ए इज इनवर्स ऑफ इटसेल्फ, ए इज इनवर्स ऑफ इटसेल्फ। क्या ये स्टेटमेंट ट्रू है कि फॉल्स है? पहले याद है तुम्हें ए और ए इनवर्स में एक रिलेशन क्या होता था, क्या रिलेशन होता था, ए इंटू ए इनवर्स कितना होता है आई, ए इंटू ए इनवर्स कितना होता है आई। और याद करो हम लोग क्या कहते थे, अगर किसी भी मैट्रिक्स ए में अगर तुम बी का मल्टीप्लाई कर रहे हो और आई आ रहा है, अगर तुम किसी भी मैट्रिक्स ए में बी का मल्टीप्लाई कर रहे हो और रिजल्ट क्या आ रहा है आई, तो पक्का है बी क्या रहा होगा, ए का इनवर्स रहा होगा। किसी भी मैट्रिक्स ए में किसी मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई करने पे अगर आई निकल के आ गया तो पक्का ये मैट्रिक्स क्या होगा, इसका इनवर्स। यहां पर जरा देखो क्या हो रहा है, ए का स्क्वायर आई है, मतलब ए इंटू ए कितना है आई। तो ए मैट्रिक्स में तुम किसी एक मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई कर रहे हो और आई आ रहा है, तो पक्का ये मैट्रिक्स क्या रहा होगा, इस मैट्रिक्स का इनवर्स रहा होगा। यार ए इनवर्स इक्वल टू कितना ए, मींस ए खुद का ही इनवर्स है, करेगा ए का मल्टीप्लाई करने पे आई बन गया, तो ये क्या रहा होगा, इसका इनवर्स रहा होगा। या ऐसे फील कर लो कि दोनों साइड क्यों ना मैं प्री मल्टीप्लाई कर दूं विद ए इनवर्स, प्री मल्टीप्लाई कर दो विद कितना ए इनवर्स, ए इनवर्स ए इंटू ए इक्वल टू कितना ए इनवर्स इंटू कितना आई, कितना था आई, ऐसे कितना था ए इक्वल टू कितना ए इनवर्स। ऐसे सोच लो, दोनों साइड हमने प्री मल्टीप्लाई कर दिया किससे, ए इनवर्स से। तो बताया ए के डब्बे के बारे में क्या कमेंट कर सकते हो,
ए के डब्बे के बारे में क्या कमेंट कर सकते हो? दोनों साइड डब्बा ले ले, बोलो। दोनों साइड अगर डब्बा लेते तो ए का स्क्वायर इक्वल टू कितना, आई है। दोनों साइड अगर मैं डब्बा लूंगा तो कितना रहेगा, डब्बा ऑफ ए का होल स्क्वायर, डब्बा ऑफ आई। डब्बा ऑफ आई कितना होता है, 1। डब्बा ऑफ ए क्या क्या हो सकता है, या तो +1 होगा या तो क्या होगा, -1। इस दोनों ही केस में देखो डब्बा ऑफ ए कभी जीरो नहीं हो सकता, डब्बा ऑफ ए कभी जीरो नहीं हो सकता। इसका मतलब डब्बा ऑफ ए हमेशा नॉन जीरो है, इस ए का इनवर्स हमेशा एग्जिस्ट कर रहा है, और सोचो होना भी चाहिए था, क्योंकि यहां पर ए का इनवर्स क्या है, खुद ए तो है, और ए तो हमेशा एग्जिस्ट करेगा है? ए का इनवर्स ए है और ए तो हमेशा एग्जिस्ट कर रहा है, का डब्बा हमेशा नॉन जीरो आना भी चाहिए था। अब नहीं आ रहा, क्या क्या बोलता हूँ, डब्बा ऑफ ए क्या आया, या तो 1 या तो कितना, -1। दो पॉसिबिलिटी आई, तो बताया। समझ जाओ, और देखें ए टू द पावर एन के बारे में क्या कहोगे, ए टू द पावर एन के बारे में क्या कहोगे? सोचो अगर ए स्क्वायर आई है, अगर ए स्क्वायर क्या है, आई है, ए क्यूब को क्या करोगे बताओ, ए स्क्वायर इंटू कितना, ए, और ए स्क्वायर कितना है, आई, तो आई इंटू ए बनेगा। ए की पावर 4 क्या बनेगा, ए क्यूब इंटू कितना, ए, और ए क्यूब कितना है, ए, तो ए इंटू ए स्क्वायर, और ए स्क्वायर कितना है, आई। ए की पावर 5, ए की पावर 4 इंटू ए, और ए की पावर 4 कितना आ गया, आई, बनेगा ए। क्या समझ में आ गया हो? ए टू द पावर एन, जब एन ऑड है, जब एन कैसा है, ऑड, कितना आ रहा है, ए, और जब एन इवन है तो क्या आ रहा है, आई। कहता हूं आ रहा है ना? ठीक है, तो एक जनरल 2x2 इनवॉलेंट्री मैट्रिक्स निकालो, जनरल 2x2 इनवॉलेंट्री मैट्रिक्स फॉर्म करो। ठीक है, और मैं कुछ स्टेटमेंट्स दे रहा हूं, इसको बताओ कौन से ट्रू होंगे कौन से फॉल्स होंगे। बेटा दो ऊपर वाला ना, ठीक है। इज ए 2x2 इनवॉलेंट्री मैट्रिक्स?
तुम्हें एक आधा इनवॉलेंट्री मैट्रिक्स पता होते हैं, आधा इनवॉलेंट्री मैट्रिक्स डायरेक्टली सोचने की कोशिश करो। आई का स्क्वायर कितना होता है? आई। और कोई नल नहीं होता, नल का स्क्वायर आई होता है क्या? तो एक और होता है माइनस आई, माइनस आई का होल स्क्वायर करोगे तो कितना आएगा? आई तो आएगा। आई का होल स्क्वायर कितना होता है? आई। दो सॉल्यूशन तुम्हें पता है, जब तुम जनरल निकालोगे ना 2 क्रॉस 2 के, तो उसमें ये दो सॉल्यूशन भी आने चाहिए। चेक करो। तो ना ऐसे ही करना है जो अपन ने किया था यहाँ पे। नहीं आता क्या? ट्राई करो।
ठीक है, नहीं हुआ, चलो पहला बना क्या, इसी में कर दे रहा मैं, शांति जाओ, देख लो क्या कर लिया ना, क्या बना, जनरल वाला बताना मेरे को, सी कितना आया, 1 माइनस लैम्डा स्क्वायर बाय म्यू, देखो ए स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा, आई होगा, कितना होगा 1001, ये कितना आएगा 1, कितना था 0, कितना था 0, कितना था 1, क्या था, वापस से केस इन दोनों में, देखो दिस इंटू दिस 0, दिस इंटू दिस 0, या तो ए प्लस डी 0 होगा या तो ए प्लस डी 0 नहीं होगा, तो कैसे बनाए थे क्या, या तो ए प्लस डी 0 नहीं होता या तो ए प्लस डी 0 होता, मान लो अगर ए प्लस डी 0 नहीं है, ये अगर 0 नहीं है तो सोचो बी को कैसे होना पड़ेगा 0, ये अगर 0 नहीं है तो सी को कैसे होना पड़ेगा 0, बी और सी दोनों कैसे होते हैं 0, कितना है? अब सोचो अगर बी और सी 0 है तो ए स्क्वायर इक्वल टू कितना आ गया 1, ए स्क्वायर कितना आ गया 1, ए कितना आएगा प्लस माइनस का 1, और बी और सी 0 है तो डी स्क्वायर भी कितना आ गया 1, डी भी कितना आ गया प्लस माइनस का 1, देखो ए की भी दो वैल्यूज आ गई, डी की भी दो वैल्यूज आ गई, तो देखो बी और सी तो 0 है, बी और सी कैसे है 0, या तो ए 1 होता डी 1 होता, या ए 1 और डी माइनस 1 होता, या ए माइनस 1 और डी 1 होता, या दोनों क्या होते हैं -1, तो यहां से 4 सॉल्यूशन निकल के आया, ये कौन से यहाँ पे हमने क्या यहाँ पर ए प्लस डी क्या था, नॉन जीरो था, हाँ, जाओ इसमें से कौन सा केस आएगा, ये वाला और ये वाला ना, ये दो केस क्या हो जाएंगे डिस्कार्ड, सॉरी सॉरी सॉरी, ये डिस्कार्ड होगा और ये वाला डिस्कार्ड होगा ना, एक ही वाला बचेगा और एक ये वाला, और यही सोचो कौन सा आई, और यही कौन सा है माइनस आई, कितना, समझ जाओ, सेकेंड केस में जब ए प्लस डी 0 होता, समझ जाओ, ए कितना मान लेते हैं लैम्डा, बी कितना मान लेते हैं म्यू, शांत, ए लैम्डा होगा बी म्यू होगा तो डी कितना आएगा, डी कितना होगा माइनस लैम्डा, बी की बात करें तो बी इंटू सी, बी इंटू सी इक्वल टू कितना आएगा 1 माइनस का लैम्डा स्क्वायर, सी कितना आएगा 1 माइनस का लैम्डा स्क्वायर बाय कितना म्यू, यहां से जो जनरल मैट्रिक्स निकल के आया वो कितना आएगा लैम्डा माइनस लैम्डा म्यू और कितना 1 माइनस का लैम्डा स्क्वायर बाय, क्या था क्या, पहला स्टेटमेंट बताओ ट्रू आया फॉल्स, पहला स्टेटमेंट ट्रू आया कि फॉल्स, देखो सारे इनवॉलेंट्री मैट्रिक्स कौन से, एक ये आया, एक ये और एक जनरल वो, इसका ट्रेस कितना है 2, इसका ट्रेस कितना है -2 और उसका ट्रेस कितना है 0, या तो ट्रेस 0 होगा या 2 होगा, बट गलत बात है एक -2 भी तो हो सकता था, इसीलिए ये स्टेटमेंट तुम्हारा कैसा है फॉल्स, सोचो ट्रेस -2 भी तो पॉसिबल है ना, पहला आया, अगला देखना, इफ डिटरमिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू 1, अगर डिटरमिनेंट ऑफ ए 1 है तो ए या तो प्लस आई होगा या तो माइनस आई, तो पहले तो देखना इसका डिटरमिनेंट निकालते हैं, इस वाले हिस्से का, इस वाले का डिटरमिनेंट कितना था माइनस लैम्डा स्क्वायर माइनस दिस इंटू दिस, म्यू से म्यू कटेगा, कितना आएगा 1 माइनस का लैम्डा स्क्वायर, इसका जो डिटरमिनेंट आ रहा है कितना आ रहा है, कितना आ रहा है -1 आ रहा है ना, डिटरमिनेंट कितना आ रहा है माइनस का 1, और इन दोनों का डिटरमिनेंट, इसका डिटरमिनेंट सोचो कितना आएगा 1, इसका भी डिटरमिनेंट कितना आएगा 1,
देखो इन दोनों का डिटरमिनेंट 1 है और इन सब का डिटरमिनेंट तुम्हारा कितना है -1। क्या समझ में आया कि अगर डिटरमिनेंट की वैल्यू 1 होगी तो ए पक्का क्या हो सकता है, या तो प्लस आई या तो कितना -i। दिस स्टेटमेंट इज ट्रू। यहां मुझे कायदे से -1 देना चाहिए था, तो अच्छा क्वेश्चन बनता। थर्ड पार्ट देखना, इफ डिटरमिनेंट ऑफ a इज इक्वल टू -1, इफ डिटरमिनेंट ऑफ a इज इक्वल टू -1, तो समझ में आ रहा है वो ये वाले केस की बात कर रहा है। और अगर इस वाले केस में है तो देखो ट्रेस पक्का कितना आएगा 0। इफ डिटरमिनेंट ऑफ a इज इक्वल टू -1 देन ट्रेस ऑफ a विल श्योरली बी इक्वल टू कितना 0। चौथा, ट्रू की फॉल्स, प्रोडक्ट ऑफ ऑल इंटीग्रल एंट्रीज इज द परफेक्ट स्क्वायर। इन सब का प्रोडक्ट कितना आएगा 0, इन सब का प्रोडक्ट भी कितना आता 0। इन सब का प्रोडक्ट करो, इन सब का मल्टीप्लाई करते देखो म्यू से म्यू कटता कितना आता माइनस का लैम्डा स्क्वायर इंटू कितना 1 माइनस का लैम्डा स्क्वायर। दिस इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर, ये तुम्हारा परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। दिस स्टेटमेंट विल बी इक्वल टू कितना फॉल्स। आता नहीं आता। सेकंड में स्मॉल ए और स्मॉल बी क्या है, की पावर 9 क्या है कि बताना है, आ गया नहीं हो सकता, तो नहीं आया होगा, चलो मत ये पूछना। चलो a प्लस आई की पावर 100 है, अभी देख लो आया तो भी a प्लस आई की पावर 100 वापस से बाइनोमियल एक्सपेंशन लगा सकते हैं, तो है ना। पहले कितना आता i, अगला कितना आता 100c1 इंटू कितना a, अगला कितना आता 100c2 इंटू कितना a का स्क्वायर, अगला कितना था 100c3 इंटू कितना a का क्यूब। अब टू कहां तक, कहां तक 8 द पावर 100। और अगर सोचो a एक इनवॉलेंट्री मैट्रिक्स है, a क्या अपना एक इनवॉलेंट्री मैट्रिक्स, तो अपन ने क्या सीखा था a की पावर e1 कितना होता है i, और a की पावर ऑड क्या आता है a। जरा सोचो ये a का स्क्वायर क्या बनेगा i, a की पावर 4 भी क्या बनेगा i, a की पावर 6 भी क्या बनेगा i, 8 द पावर 100 भी क्या बनेगा i। तो उन सब में से मैं i कॉमन ले लूं, सब में से मैं क्या कॉमन ले रहा हूं i, तो i का कॉम्बिनेशन यहां से कितना आता 100c0, a स्क्वायर ये भी i बन गया ना, तो इसका कॉम्बिनेशन कितना आता 100c2, a की पावर 4 का कॉम्बिनेशन कितना आता 100c4, अप टू कितना 100c100। और a की पावर ऑड क्या बनेगा a भी a है, a का क्यूब भी क्या बनता a की पावर 5 भी क्या बनता a की पावर 7 भी क्या बनता a। तो उन सब में से मैं क्या कॉमन ले सकता हूं, a कॉमन ले सकते हैं। a अगर कॉमन लेते तो कोफिशिएंट कितना बचता है यहाँ पर 100c1, यहां से a कॉमन लेते तो यहां से कितना बचता 100c3, अगले से कितना बचता 100c5, लास्ट वाला कितना था 100c99। अब यहां पे तुम्हें बाइनोमियल आना चाहिए, ये कौन सा वाला कैसे याद करो, सारे इवन सफिक्स वालों का सम याद करो बराबर होता था सारे ऑड सफिक्स वालों के सम के, और कितना होता था 2 टू द पावर n-1। इस केस में कितना आएगा 2 टू द पावर 100 माइनस का 1, ये भी कितना होगा 2 की पावर 99, ये भी कितना होगा 2 की पावर 99, i प्लस a टाइम्स ऑफ 2 की पावर 99, a एंड b बोथ विल बी इक्वल टू 2 की पावर कितना 99। लास्ट केस और सबसे इंपॉर्टेंट केस, ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। तीन आ गए, नहीं है इनका, पढ़ा दूं ना। देखना अच्छा केस होता है ऑर्थोगोनल, सबसे ज्यादा क्वेश्चन आते हैं। ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स, ठीक है।
ध्यान देना, किसी भी मैट्रिक्स को हम लोग ऑर्थोगोनल नाम तब देते हैं फिर a इंटू ए डैश कम्स इक्वल टू कितना आई। a इंटू ए डैश करने पर अगर आई आ रहा है तो उस मैट्रिक्स को हम लोग क्या नाम देंगे, ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स नाम देंगे। ठीक है, तो क्या तुम इसमें बता पाओगे कि a का इनवर्स क्या है? अगर कोई मैट्रिक्स ऑर्थोगोनल है तो क्या तुम a का इनवर्स बता सकते हो डायरेक्टली? अगर कोई मैट्रिक्स ऑर्थोगोनल है तो a का इनवर्स क्या होगा? कभी तो सिखाया था ना यार, ए मैट्रिक्स में किसी भी मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई करने पर अगर आई आ रहा है, ये मैट्रिक्स रहा होगा क्या, इसका इनवर्स। हम लोग क्या कह सकते हैं कि ए का इनवर्स और कुछ नहीं क्या होगा, ए का ट्रांसपोज ही होगा। अरे क्या पक्का? डब्बा ऑफ ए के बारे में क्या कह सकते हैं? डब्बा ऑफ ए के बारे में क्या कह सकते हो? डब्बा ऑफ ए की इंफॉर्मेशन निकालने के लिए दोनों से डब्बा ले लें। क्या ले लेते हैं? डब्बा a इंटू ए डैश इक्वल टू कितना आई, दोनों से डब्बा ले ले। याद करो डिटरमिनेंट को मैं दोनों में ट्रांसफर कर सकता हूं, डिटरमिनेंट को हम दोनों में ट्रांसफर कर सकते हैं। आई का डब्बा कितना आता? 1। और याद करो ए डैश का डब्बा और ए का डब्बा कैसा आता है? सेम। अरे ए ट्रांसपोज का डिटरमिनेंट और ए का डिटरमिनेंट सेम आता है ना। कितना का डिटरमिनेंट ऑफ कितना, ए स्क्वायर इक्वल टू कितना 1। therefore determinant of a will be equal to कितना, either 1 or -1। इतने नहीं, समझ में आना चाहिए क्या? अभी भी अगर डिटरमिनेंट की इंफॉर्मेशन पूछी हो तो सिंपली दोनों से डब्बा ले लो। क्या बोलो, चलो अब गौर करना। अगर मैं एक जनरल 3x3 का ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स बनाना चाहता हूं, ठीक है, मैं मान लो एक जनरल 3x3 का ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स फॉर्म करना चाहता हूं। क्या करते हैं? 3x3 का है तो ए में मान लेता हूं जनरल ए बी सी डी ई एफ और कितना डी एच आई। तो ए इंटू ए ट्रांसपोज, इसका ट्रांसपोज कैसे लिखते हैं? पहला रो क्या बन जाता? पहला कॉलम। पहला रो क्या बन जाता? पहला कॉलम। सेकेंड रो बन जाता कितना? सेकेंड कॉलम। थर्ड रो बन जाता कितना? थर्ड कॉलम। ए इंटू ए डैश क्या होना चाहिए? आई के बराबर। अब बस तो देख लेना, देख लेना, बाद में छाप लेना। अब जरा मुझे बताओ, ये 1 कब आता, किन का मल्टीप्लाई करने पे 1 आता? यहां से फर्स्ट रो का मल्टीप्लाई यहां फर्स्ट कॉलम से करते, इसका मल्टीप्लाई इससे करो, देखो कितना आ रहा है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, वैल्यू कितनी है? 1। स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर 1। सोचो ये 1 कब आता? जब सेकेंड रो का देखो, ये 2 2 वाला एलिमेंट है, 2 2 वाला एलिमेंट है, सेकेंड रो और सेकेंड कॉलम, इसका मल्टीप्लाई इससे करते तो सोचो ये वाला बनाता, और इसका डॉट इसका लो कितना आएगा? डी स्क्वायर प्लस ई स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर, तो बनाता। और सिमिलरली सोचो ये वाला 1 कब आता? जब इसका मल्टीप्लाई इससे करते तो जी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर प्लस आई स्क्वायर, वो भी कितना आता? 1। यहां से हमें क्या मिल गया? डी स्क्वायर प्लस ई स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर, वन आ गया। और क्या आता? स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर प्लस आई स्क्वायर, ये भी कितना आ गया? 1। तीन कंडीशन ये मिल गई। अब बताओ ये 0 कब आता? जब इसका मल्टीप्लाई है, सोचो सेकंड कॉलम से करते कितना आता है? एडी प्लस बीई प्लस सी एफ इक्वल टू कितना? 0। एडी प्लस बीई प्लस सी एफ
इज इक्वल टू कितना 0, ये वाला 0 कब आता, इसका मल्टीप्लाई से करते तो ए जी प्लस बी एच प्लस सी आई तो ऑल्सो इक्वल टू कितना 0, ए जी प्लस बी एच प्लस सी आई इज ऑल्सो इक्वल टू कितना 0, और ये वाला 0 कब आता, जब इसका मल्टीप्लाई से करते टी जी प्लस ई एच प्लस एफ आई, ये भी कितना होगा 0, में आएगा टी जी ई एच प्लस एफ आई कितना था सी। अब समझना, ये देखना क्या कहना चाहते हैं और करना। अगर मैं इसको एक वेक्टर मानू, वेक्टर v1 ए आई कैप प्लस बी जे कैप प्लस सी के कैप, मान ले इसको मैं इसको मैंने एक वेक्टर माना, इसको एक वेक्टर माना, और बस शांत जाओ, ठीक है, ये तीनों एक एक वेक्टर मान ले और करना अच्छे से। ना ये वेक्टर कौन सा है, ए आई कैप प्लस बी जे कैप प्लस सी के कैप, शांत जाओ। ये बताओ किसी भी वेक्टर का मैग्नीट्यूड कैसे निकाल देते, किसी भी वेक्टर का मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं, ए सोचो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, जरा सोचो इस वाले वेक्टर का मैग्नीट्यूड है 1, अगर मैं इसको एक वेक्टर मानू ई आई कैप प्लस ई जे कैप प्लस एफ के कैप, इस वाले वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना आता, ई स्क्वायर प्लस ई स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर, और वो भी कितना दे रखा है 1। अगर मैं इस वाले को भी एक वेक्टर मानू, इस वाले वेक्टर का मैग्नीट्यूड भी कितना दे रखा है 1। अगर मैं तीनों रो को एक एक वेक्टर अगर मानूंगा तो हर वेक्टर का मैग्नीट्यूड, ये सोचो हमें क्या इंफॉर्मेशन दे रहा है कि हर वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड आएगा वो तुम्हारा कितना आएगा 1 आएगा, पहली कंडीशन। ये सोचो कुछ अच्छा लिखा है क्या, डॉट प्रोडक्ट जो एडी प्लस बीई प्लस सी है, इस वेक्टर का और इस वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट, डॉट प्रोडक्ट लेना आता है ना, आई का आई के साथ मल्टीप्लाई, जे का जे के साथ, के का के के साथ, कितना आता है एडी प्लस बीई प्लस सी एफ, ये था। ये सोचो क्या कह रहा है, दिस इज सेइंग दैट v1 वेक्टर डॉट v2 वेक्टर इज इक्वल टू द 0, ठीक है, कह रहा है ए जी प्लस बी एच प्लस सी आई, ठीक है, कहना चाहता है v1 वेक्टर डॉट v3 वेक्टर डॉट भी कितना है 0, और ये क्या कह रहा है v2 और v3 का डॉट भी कितना है 0। याद है दो वेक्टर का डॉट अगर 0 आता था तो क्या होता था, बीच में एंगल कितना होता था 90 डिग्री, नहीं है, और अगर इन दो के बीच में भी एंगल 90, इनके बीच में एंगल 90, इनके बीच में भी एंगल 90, तो क्या कह सकते हैं दैट v1 वेक्टर, v2 वेक्टर एंड v3 वेक्टर all are mutually perpendicular, all are mutually perpendicular। सोचो परपेंडिकुलर का ही दूसरा नाम ऑर्थोगोनल होता है, परपेंडिकुलर का ही दूसरा नाम ऑर्थोगोनल होता है, ऑर्थोगोनल से याद है, ऑर्थोगोनल सर्कल जिनके बीच में एंगल कितना होता था 90। मींस अगर कोई मैट्रिक्स, अगर ध्यान देना, अगर कोई मैट्रिक्स ऑर्थोगोनल है तो वो ये सारी कंडीशन सेटिस्फाई करना चाहिए। कंडीशंस क्या है कि मैं हर एक रो को अगर मैं एक वेक्टर ट्रीट करूं तो हर एक वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना होना चाहिए 1, और हर दूसरे वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट अगर करोगे उनका डॉट कितना होना चाहिए 0।
अगर ये दोनों कंडीशन अगर वो सेटिस्फाई कर रहा है तो पक्का वो ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स होगा, तो नहीं होगा। ऐसे दो कंडीशन निकल गई। पहला v1 v2 v3 तीनों का मॉड कितना निकल के आना चाहिए 1 n, हर दो का डॉट कितना आना चाहिए 0। अगर ये दो कंडीशन सेटिस्फाई कोई भी अगर मैट्रिक्स कर रहा है वो एक ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स होगा, है ना। एग्जांपल देखो, आप लोग इसको एग्जांपल देखना भी। अब लेगा देखना, समझ जाओ। मान लो एक ए मैट्रिक्स दे रखा है 1/2 1/2 1/2 और √3। चेक इफ ऑर्थोगोनल और नॉट। ध्यान देना, मुझे ये चेक करना है कि ये जो मैट्रिक्स है ऑर्थोगोनल है या नहीं है। देखो इसको करने के दो तरीके हैं। एक तो तरीका ये होता कि भाई ये ए है, मैं ए डैश निकाल लूं। ए डैश कैसे निकालते हैं? पहला रो बन जाता कितना, पहला कॉलम, सेकेंड रो बन जाता सेकेंड कॉलम, इसका ट्रांसपोज होता, और ए इंटू ए डैश चेक कर लूं। अगर ये आई आ गया, अगर ये आई आ गया ऑर्थोगोनल होगा, नहीं तो नहीं होगा। इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दे, दिस डॉट दिस कितना था 3/4 प्लस 1/4 कितना आ रहा है 1, माइनस √3/4 प्लस √3/4 कितना आएगा 0, माइनस √3/4 प्लस √3/4 कितना आएगा 0, प्लस 1/4 प्लस 3/4 कितना आता 1। पक्का ए क्या होगा ऑर्थोगोनल। आया मेथड 2 देखना, शांत, बात कम करो। हमने अभी क्या सीखा था, कोई भी मैट्रिक्स ऑर्थोगोनल अगर होना है, डायरेक्टली बता सकते हैं ना, सॉल्व किए दो। तो अगर मैं इसको एक वेक्टर मानूं v1 वेक्टर, और इसको मैं अगर एक वेक्टर मानूं कितना v2 वेक्टर, तो क्या v1 वेक्टर का मैग्नीट्यूड 1 है क्या? मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं, इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, तो इसका स्क्वायर कितना आएगा 3/4, इसका स्क्वायर कितना आएगा 1/4, का सम बिल्कुल 1 है। इसका मैग्नीट्यूड 1 है क्या? इसका स्क्वायर 1/4, इसका स्क्वायर 3/4, इसका मैग्नीट्यूड भी कितना है 1 है। v1 और v2 दोनों वेक्टर का मैग्नीट्यूड तुम्हारा कितना है 1। अब
दोनों का डॉट 0 भी होना चाहिए। दोनों का डॉट लो, दोनों का डॉट प्रोडक्ट लो, इन दोनों का डॉट लेते तो कितना आता, -√3/4 +√3/4। दोनों का डॉट प्रोडक्ट भी सोचो कैसा है, 0 है। और अगर ऐसा है, ये पक्का तुम्हारा क्या होगा, ऑर्थोगोनल। वहां पर 3 थे, यहाँ 2 ही हैं। यहाँ जितने भी वेक्टर्स हैं वो सब आपस में म्यूचुअली परपेंडिकुलर होने चाहिए थे, यहाँ 2 ही थे, तो बस एक ही चेक करना पड़ा। समझ जाओ। बिना पेन उठाए बताओ ये ऑर्थोगोनल है कि नहीं है। हाँ, पेन का यूज आओ, ये है कि नहीं है, चलिए कैसे था, नहीं मानना। कैसे चेक कर रहे हो, ये पहला वेक्टर है, पहले वेक्टर का मैग्नीट्यूड इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, 9/25 प्लस 16/25, 25/25 कितना होता है, 1। इस वाले वेक्टर का मैग्नीट्यूड 16/25 प्लस 9/25, इस वाले वेक्टर का मैग्नीट्यूड भी कितना है, 1। इस वाले वेक्टर का मैग्नीट्यूड 0² -1 का स्क्वायर 1। तीनों वेक्टर्स का सोचो मैग्नीट्यूड कितना आ गया, 1। पहला क्लियर है। अब इन दोनों का डॉट, इन दोनों का डॉट देखो, दिस इंटू दिस, -12/25 प्लस 12/25 कितना होता है, 0। दिस इंटू दिस, दिस इंटू दिस 0, दिस इंटू दिस 0, दिस इंटू दिस 0, तो इन दोनों का डॉट भी 0। और दिस डॉट दिस इंटू दिस 0, दिस इंटू दिस 0, दिस इंटू दिस भी 0। तीनों का मैग्नीट्यूड 1 भी है और म्यूचुअली परपेंडिकुलर भी है, पक्का ए तुम्हारा क्या होगा, ऑर्थोगोनल होगा, है ना। कैसे चेक करना होता है, तो शांत। बात कम करो। हमसे मालूम है अल्फा बीटा गामा निकालना होता, शांत, ताकि ये तुम्हारा क्या हो जाए, एक ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स हो जाए। बताओ कंडीशंस कहां से बनाऊं। देखो एक तो तरीका क्या था, ये ए है, इसके ए ट्रांसपोज लिखो, मल्टीप्लाई करो, उसको आई के लिए सॉल्व करो, तो हमारा काफी लंबा जाता। उससे बेहतर अगर हमें पता ही ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है तो हम लोग क्या कह सकते हैं, कि इस वाले वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना होगा, 1। वाले का मैग्नीट्यूड कैसे निकालते, a² + b² + c²। यहां से कंडीशन क्या मिलेगी, 4β² + γ² विल बी इक्वल टू कितना, 1। इस वाले वेक्टर का मैग्नीट्यूड भी कितना होगा, 1। तो α² + β² + γ², α² + β² + γ²।
ये भी कितना होगा 1। इस वाले वेक्टर का मैग्नीट्यूड भी कितना होता 1, बट सोचो सेम इक्वेशन मिलती, दो इक्वेशन यहां से मिल गई, और इक्वेशन कहां से लाऊं, इन दोनों का डॉट कैसा होता 0, इन दोनों का डॉट ले, 0 इंटू दिस इंटू दिस कितना आएगा बीटा स्क्वायर, दिस इंटू दिस माइनस का गामा स्क्वायर, और डॉट प्रोडक्ट कितना आएगा 0, दिस इंटू दिस ये भी कितना था 0, दिस इंटू दिस करते तो 0 इंटू अल्फा 0, दिस इंटू दिस माइनस का 2 बीटा स्क्वायर, दिस इंटू दिस प्लस का कितना गामा स्क्वायर कितना 0। तो ये दोनों इक्वेशन बेसिकली सेम ही है। एक और इक्वेशन, इन दोनों का डॉट भी कितना होता 0, इन दोनों का डॉट कितना था अल्फा स्क्वायर माइनस का बीटा स्क्वायर माइनस का, अब अगर तुम गौर करोगे तो इस इक्वेशन में और इस वाली इक्वेशन में देखो सिर्फ बीटा स्क्वायर और गामा स्क्वायर ही है, यहां से गामा स्क्वायर की वैल्यू 2 बीटा स्क्वायर यहां छाप दे, गामा स्क्वायर कितना आएगा 2 बीटा स्क्वायर, तो गामा स्क्वायर 2 बीटा स्क्वायर छाप दे, तो 6 बीटा स्क्वायर इक्वल टू कितना 1, तो बीटा इक्वल टू कितना आएगा प्लस माइनस का 1/√6, और बीटा अगर प्लस माइनस का 1/√6 आ गया तो गामा स्क्वायर कितना आएगा, गामा स्क्वायर इक्वल टू कितना आता 1/3, गामा विल बी इक्वल टू कितना प्लस माइनस का 1/√3, बोलो, एंड अल्फा स्क्वायर इक्वल टू कितना बीटा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर, अल्फा स्क्वायर विल बी इक्वल टू कितना बीटा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर, 1/6 प्लस 1/3, अल्फा स्क्वायर इक्वल टू कितना आता 1/2, आंसर आता शांत। कह रहा ना, वो बताया, बाकी पार्ट तो इसका बहुत इजी है, बस यही थोड़ा सा हो जाता है, टिक कर लेना कौन सा तुम लोग को नहीं करने। हिस्ट्री 1 पूरी हो गई थी ना, हो गई थी क्या हिस्ट्री 2 में, समझना पहला, हाँ, 8वां, ठीक है ये मत करना, बाकी सारे कर लेना, ठीक है, को छोड़ के बाकी सारे कर लेना, चलोगे ना, ठीक है। मंडे का जो टेस्ट है शांत, तो पैराबोला आएगा, ठीक है, एंड मैट्रिसेस आएगा ना, हो सकते हैं ना, पैराबोला और मैट्रिसेस, ठीक है ना।